नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और आज जिस तरीके से अंजलि ने अभी आपको बताया कि लगभग ये तय हो चुका है, जनता पहले ही तय कर चुकी थी, आज तो सिर्फ फाइनल राउंड है कि आखिरकार 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के जो अंतिम दौर की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, उसके बाद ईवीएम में किस्मत जो कैद हो गई है वो क्या रुख करने वाली है। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया, एनडीए दोबारा से सत्ता में आ रहा है, या फिर जैसे राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीटें आप गिनेंगे टनाटन टनाटन, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। हमारे साथ देश का बेस्ट इलेक्शन एनालिसिस पैनल मौजूद है 2014, 2019 और अब हम क्या ऐसा देखेंगे इतिहास रचते हुए 2024। और इस बीच लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो आ रही है, वो भी हम आपको बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ रही है। एक बार रुक कर लेते हैं उसका। 7 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की जो ये 57 सीटें हैं उस पर वोटिंग जारी है। तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 1 बजे तक है 40.9%। और वोटिंग होने की बात करें तो इस पर पश्चिम बंगाल में छुटपुट हिंसा और बाकी जगहों पर हालात कंट्रोल में हैं। 7वें चरण में इस बार भी बेहद ये खास है क्योंकि पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी, वहाँ पर वोटिंग हो रही है। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है उनमें यूपी है 13 सीटें, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल है। आज लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा की बची हुई 42 विधानसभा सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग यही देख, 57 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40.09% मतदान है, लगभग 40% मतदान है। मेरे साथ जो पैनल है वो इंट्रोड्यूस मैं कर सकता हूँ। इस वक्त हमारे साथ आलोक सर हैं, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ अरविंद मोहन सर है, कंसल्टिंग एडिटर। हमारे साथ हिमांशु भट्ट है, लंबा साथ रहा है किस्सा कुर्सी का, हिमांशु जी हमारे साथ हैं। एडवोकेट के शर्मा है हमारे साथ और निर्कुट भार्गव हैं। और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हैं जो कि मेरे सीनियर फेलो हैं और साथ ही साथ इनपुट हैंड है। और आप मुझे सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, 40% अभी तक क्या आपको लग रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, पिछले जो 6 चरण में आप देख रहे थे सचिन की, जिस तरह से जो मतदाताओं में उत्साह, इस बार थोड़ा ज़्यादा उत्साह है और इसको आप समझना होगा। अब जो मतदाताओं को भी लगने लगा है कि ये जो अंतिम चरण है और ख़ास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युवाओं को जो वैसे मतदाता जो कि थोड़ा कंफ्यूज थे, इस बार क्लियर है। पहले मतदाता 6 चरण तक आपने देखा था, पहले 2 चरण तक मतदाता कैमरे पर बोल नहीं रहे, लेकिन चौथे चरण से अब बोलना शुरू कर दिए, नेता बोलना शुरू किए, उसके बाद मतदाताओं ने। अब जो है मतदाता वोकल है और इसी का परिणाम है कि जिस तरह से आप मतदान देख रहे हैं और शाम होते होते तक आप देखेंगे कि मतदान जो है बेहतर स्थिति में होगा। मतलब वो जो फर्स्ट फेज था जिसने एक तरीके से यूं कहें, एक छोटा सा, फिर उसके बाद मैं पैनलिस्ट पे जाऊंगा। फर्स्ट फेज जिसने विपक्ष को शायद एक उम्मीद दिखाई या जगाई कि भैया घर से बाहर नहीं निकल रहा वोटर, उसने तो मान लिया है कि भैया जो 400 पार नहीं तो भैया मोदी सरकार आ ही रही है। लेकिन जब घर से बाहर नहीं निकला तो उसको लगा कि उम्मीद हमारी है, इस कारण से जो है एंटी इनकम्बेंसी भी है, तमाम चीज़ें भी है। उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है एक एक करके, जैसे आप 4th के बाद क्या जिक्र कर रहे हैं, उसने कितनी उम्मीद बढ़ाई है, जिसे कई एनालिसिस कह रहे थे कि 300 का आंकड़ा लगभग जो है, जो अमित शाह ने क्लेम किया था 5वें दौर में बीजेपी ने पार कर लिया था। खैर उनके नेता हैं वो कहेंगे, लेकिन ये शाम को एग्जिट पोल जब हम लेके आएंगे उस पर हम देखेंगे कि क्या वो जनता कह रही है। लेकिन 4th के बाद जो है, आपको लगता है कि एनडीए में 4th के बाद जो है चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव हुई हैं? सही कहा सचिन, जिस तरह से जो 4th के बाद जो मतदाताओं में, खासतौर पे एनडीए के नेताओं में जो लगातार बैठक चली
और बीजेपी के जो टॉप लीडरों की, उसमें ये साफ तौर पर, क्योंकि बीजेपी जो है शुरू से ही आश्वस्त है कि जो आंकड़ा प्रधानमंत्री ने तय किया है उससे जो है उसको क्रॉस करेगी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर स्पष्ट किया। लेकिन आपने सही कहा कि नेता है, कोई भी नेता जो है अपने आंकड़े से जो है वो उसको सही ठहराते हैं, लेकिन इस बार जो है मतदाता खुलकर कैमरे पर भी बोल रहे हैं। जो हम ग्राउंड जीरो से जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, कई लोगों से मैंने भी फोन से बातचीत की, तो स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिरकार किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में लोग जा रहे हैं। ठीक है आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 486 पर पहले हो चुका था मतदान, 57 आज है। 57 में से 24 इसमें बीजेपी के पास थी, और यहां पर अब जो सबकी नजरें हैं वो एग्जिट पोल पर रहेंगी। यहां पर आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि 486 में ही लगभग वो 272 का आंकड़ा कहीं ना कहीं जनता सील कर चुकी थी, उसके बाद का प्लस मार्जिन है जिस पर आज वोटिंग हो रही। सचिन जी, आप वैसे सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन जो खेल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो क्या कहते हैं, अच्छा पहले कौन खेले। तो तमिलनाडु ऐसे स्टेट में यदि जो पहले चुनाव हुआ मतदान, उसमें आपको लगा ना कि बहुत ज़्यादा वोट हो रहा है एनडीए के पीछे, नहीं। उन राज्यों का आप देखें, उनमें और भी राज्य थे, और दूसरी तरफ आप देखें छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका। आज जो है वाराणसी का चुनाव आप देखिए कि जो परसेंटेज बढ़ रहा है, या हिमाचल पर्वतीय क्षेत्रों में और गांव के लोग ज़्यादा अच्छे से वोट देते हैं दिल्ली मुंबई बंगलुरु के बजाय। तो पार्टी की स्ट्रेटेजी, जो राकेश जी ने कहा, मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा संशोधन करूंगा। पार्टी की स्ट्रेटेजी जैसे आर्किटेक्ट बनाता है ना पूरा, वो आर्किटेक्ट की तरह से इन्होंने जो बीजेपी का, जो मैंने इतने सालों से लोगों पार्टियों का देखा है अंदर से बाहर थोड़ा बहुत, ऐसी स्थिति में वो जो स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, मेरा ख्याल है दुनिया के हर एक को शायद वो डिस्क्लोज ना भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ऐसा चुनाव, चूंकि गुजरात के जो एक्सपेरिमेंट थे पन्ना प्रमुख जैसे, वो देश में करना ये बहुत कठिन काम रहा है। कुछ जगह नहीं भी हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता भी है, कुछ जगह जैसे दिखाई देगा परिणाम आने पर भी। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि ये मिराकल होगा, और सारे जो दूसरे अध्ययन हैं वो गलत फेल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि आपको गली में यहाँ पर सचिन होंगे, वहाँ राकेश होंगे, राकेश कितने वोट डलवाने वाले हैं, वो कितने वोट डलवाने वाले हैं, इतना मैनेजमेंट जो है दुनिया के किसी उसमें नहीं हो सकता। इस दृष्टि से आज का भी संकेत है कि जो प्रतिष्ठा सबकी दाव पर लगी है, चाहे तेजस्वी यादव का इलाका हो सीमा के लिए, मीसा के लिए, और ये सब इलाके, वाराणसी तो है ही, उत्तर प्रदेश में आप देखें, यहाँ पर कंगना, और या कहें कि पूरे हिमाचल का, जहाँ जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, विधानसभा चुनाव हार चुके, ऐसी स्थिति में वहाँ तो चारों दूसरे हमारे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, ऐसे इलाकों में वोटिंग के बाद क्या असर होगा, ये हम सब लोगों के लिए दिलचस्पी। जहाँ हारे हुए हैं, मैं उसकी बात ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या हिमाचल में अपनी इज्जत बचा सकते हैं, उत्तराखंड में कम वोटिंग हुई थी, उसका क्या निष्कर्ष है, उसका क्या असर हुआ होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का वोटिंग भी अच्छा संकेत है कि इतनी गर्मी के बाद भी बड़े पैमाने में वोट आए। आज की वोटिंग आलोक सर बता रहे हैं कि उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अरविंद सर, चूंकि आज पूर्वांचल का रण है और बात जब उत्तर प्रदेश की आती है तो फिर पूर्वांचल एक पूरी तरह से अलग इलाका हो जाता है। पश्चिम के मुद्दे अलग होते हैं, पूर्वांचल के अलग होते हैं, और पूर्वांचल के लोगों के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं, और पूर्वांचल के लोगों का जो मिजाज है वो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आज पूर्वांचल के लिहाज से यूपी की ये 13 सीटें कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटें, 21 सीटों में एनडीए रहा। पिछली बार बीएसपी को 2 सीटें आई। उस हिसाब से ये चुनाव ज़्यादा दिलचस्पी इसी इलाके पे है। और अगर आप गणित देखेंगी तो आपको, मैं जितना जानता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार को, कि बनारस और गोरखपुर और उधर नालंदा और पटना छोड़ के बाकी किसी सीट पे भविष्यवाणी करने की स्थिति नहीं बची है। इतना क्लोज लड़ाई हो गई है, तो ये दिलचस्प मामला है इस बार का। ठीक यही बात बंगाल पे लागू होती है कि बंगाल में पिछली दफ़े ये सारी सीटें टीएमसी की थी, और कलकत्ता इलाके में अभी भी टीएमसी काफ़ी मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया है, उन सब जगहों पे भी लड़ाई काफ़ी क्लोज हो गई है। हिमाचल एक तरफा लड़ाई थी पिछली दफ़े, कोई लड़ाई नहीं थी, 4 सीटें जीती थी बीजेपी ने। हिमाचल की भी 2 सीटों के लिए माना जा रहा है कि लड़ाई। तो ये आखिरी फेज तक आते आते चुनाव बदल गया है, और बदला ये है कि
400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी का था, उसके बाद या तो बीजेपी के लोग निश्चिंत हो गए थे या शांत बैठ गए थे, अपोजिशन को भी नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, अपोजिशन को भी अवसर दिखने लगा है और बीजेपी ने भी अपनी सारी मशीनरी मुझे लगता है कि अभी एक्टिव की है और चुनाव प्रबंधन की ऐसी ऐसी कहानियाँ एक एक कंस्टिट्यूंसी से निकल के आ रही हैं कि जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि हर गली कूचे पे किस तरह से काम होगा, ये हर जो सोशल ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उन पे किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, ये बीजेपी कर रही है। तो ये दिलचस्प चुनाव है और आखिर तक दिलचस्पी इसकी बनी हुई है, किसी की दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई है। कहीं भी हवा अगर होती तो एक पक्ष निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाता या मैदान छोड़ देता। अगर आखिर तक इतना क्लोज मामला है, इसका मतलब है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प। ठीक है हिमांशु जी, अगर बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, बंगाल में अगर बढ़ रहा है, सारी सीटें बंगाल की जिस पर आज जो है वो सारी टीएमसी की थी, बिहार आप देखिए, बिहार में भी जो है एनडीए के जो है जितनी साख है वो यहाँ पर दाव पर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ना और यहाँ पर बाहर निकलना तेजस्वी और तमाम उनके जो है तमाम कैडर का और वोटर का, एक तो ये क्या दिखाता है 2 पर्टिकुलर स्टेट्स में, और दूसरा ये कि एक बहुत कन्वेंशनल तरीके से जिसे कहते हैं ना कि मुद्दा कौन सा चला जिसने हवा चेंज कर दी। अब यहाँ पर वो चीज़ भी देखनी होगी, मतलब पहले दौर से जो वो हम ये कह सकते हैं कि वो संविधान वाला या जाति आरक्षण का मुद्दा लास्ट तक आते आते अब वो ध्यान मुद्रा तक आना और फिर ये 57 सीटें और ये 2 स्टेट ऐड करना, आपका एनालिसिस? नहीं, मैं तो सीधा समझता हूँ कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा था। बहुत सीधी सादी बात करें तो पहले चरण का मतदान हुआ और एक नैरेटिव शुरू हो गया, मतदान कम हो गया, मतदान कम हो गया, भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकला। आखिर में जब आंकड़ा आया तो वो इतना कम नहीं था। दूसरे चरण में भी वही हुआ, तीसरे चरण में भी वही हुआ। इसका फायदा विपक्ष को होने की बजाय मेरा तो ये मानना है सत्ताधारी पक्ष को बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले चरण में ये जब नैरेटिव चलाया गया तो भाजपा का कैडर एकदम जाग के खड़ा हो गया और वो एकदम एक्टिव हो गया। देखिए, जब मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं और ये बात फिर से दोहराऊंगा, बिहार और बंगाल की बात थोड़ी सी अलग है जिसको बाद में लेंगे, मगर जब औसतन 65% वोटिंग होता है तब हर एक पार्टी का अपना अपना कैडर हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होता है और वो कैडर जाके वोट करता है। उसके अलावा सिर्फ 8 से 10% लोग दूसरे जाके वोट करते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं। अभी देखिए भैया, एक बात आपको माननी हो तो मानो, ना माननी हो तो ना मानो, मगर हाल देश के अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां पर जितना भी वोट भाजपा और एनडीए को मिलेगा उसमें आप 10% वोट आपको ऐड कर देना पड़ेगा, वो खाली नरेंद्र मोदी का वोट होगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और बिहार में जो आप बता रहे हैं ना, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, अभी आप जातिवादी समीकरणों से अगर बिहार को दिखाने जाओगे तो कतई सत्य नहीं पाओगे अपने आप को। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से मानता हूं कि बिहार में से जातिवाद और ज्यादा करके 45 से नीचे वाले वर्ग के मतदारों के लिए खत्म हो चुका है। अभी बस्तर जैसी इलाके में अगर आप जाके लोगों को ऐसे ही पूछिए, उनको कहिए मत कि हम कोई मीडिया से है, तो वो लोग कहेंगे कि हमारे लिए ये हुआ है, ये घाट बना है, हमें ये सहाय मिली है, हमें ये सहाय मिली है, हम मोदी के अलावा किसको वोट देंगे? लेकिन एक नैरेटिव तो सबसे साथ वो नैरेटिव चलता है, वो नैरेटिव लेकिन काम भी करता है ना। एडवोकेट शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वो नैरेटिव क्या काम करता है क्या? जब हाथ में एक लाल किताब होती है, वो लाल भी अपने आप में जो है वो बहुत महत्व करता है कि वो लाल है, लेफ्ट के साथ है, एक तरफ लेफ्ट के अगेंस्ट है, यानी जो है राजा आपके अगेंस्ट लड़ रही है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन वो एक लाल किताब है, आप उसको संविधान कह रहे हैं, इसको आप चेंज कर देंगे। सबसे पहले वो चेंज उसी को कह रहे हैं कि आते ही हम सबसे पहले देखिए वो जातियों वाला नैरेटिव और तमाम चीज़ें से जाति जनगणना, तो एक नैरेटिव तो चलता है ना। वो नैरेटिव भी उस स्तर तक, उस जगह तक जाके जो बीएसपी का वोटर है और तमाम जगह का जो वोटर है, जाति विशेष वोटर है, क्या उसको पोलराइज यहां पर सत्ता पक्ष के अगेंस्ट उसने किया है, जो कि विपक्ष की रैलियों में दिखा? ये बिल्कुल सही है कि जिस 400 पार के नैरेटिव को क्रिएट किया गया, उसी नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से दिया गया संविधान का खिताब लेकर।
जब जिस तरह से 400 पार में जिस जाल में वो कांग्रेस और सत्ता विपक्ष जो है फंस गए, उसी इस जाल में सत्ता पक्ष फंस गए। प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम ये संविधान के कुछ भी खतरे में नहीं है। यदि नैरेटिव में नहीं फंसे होते तो प्रधानमंत्री तो जल्दी किसी का जवाब भी नहीं देते हैं किसी बात का, लेकिन जवाब देना पड़ा। कहीं न कहीं आकलन और जो सर्वे जो आया गृह वो मंत्री को against कौन सा में। ऐसा चुनाव होगा, गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो वीडियो एआई वाला देखो, डिफेक्ट वाला सामने आ गया, जिसमें वो कहे, उन्होंने सिर्फ वो धर्म विशेष का नाम तक लिया, उन्होंने जाति विशेष का नाम भी नहीं लिया। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से हुआ, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जिस हमारे भाई हिमांशु जी जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं कि मोदी फैक्टर जो है वो काम आया, और उसी मोदी फैक्टर के सामने मां से महंगाई भी आई, मां से एमएसपी भी आई, मां से जो है वहां पे मंगलसूत्र भी आया, मां से मटन भी आया, मां से मछली भी आया, मां से जो है महिला शक्तिकरण भी का जवाब देना पड़ा। क्योंकि जब मणिपुर की बात आई तो मणिपुर तो चले गए, नहीं गए, लेकिन संदेश खाली पहुंच गया, क्योंकि 42 सीट वहां पे थी और यहां पे 2 सीट। ये बायसनेस कहीं ना कहीं जनता को समझ में आई। जब भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन की बात आई तो वहां पे भी जनता कहीं ना कहीं समझा, और इस वजह पहली बार बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में पहली बार जातीय समीकरण इस बार हावी नहीं रही, बहुत कम मात्रा में रही। इस बार हावी रही तो तेजस्वी का जो नारा था बेरोजगारी, वो नौकरी जो है वो जबरदस्त काम आई, और इसके लिए क्रेडिट लेने के लिए जदयू और दोनों में आपस में जबरदस्त लड़ाई हुई, और इसके वजह से, और जो वोट परसेंटेज की बात हो रही है जो कम हो रहा है, इसकी वजह भी बहुत सारी है। जैसे मेरे पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एप्लीकेशन लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पे उनकी देहांत हो गया, आज तक उनका वोट लिस्ट से कटा नहीं है, पलायन को रोक नहीं पाए। ठीक है कि हिमांशु काउंटर करना चाहते हैं, फिर उसके बाद राकेश के पास आऊंगा, क्योंकि राकेश बहुत अच्छे से बिहार को जानते हैं, फिर उसके बाद अंकुर जी आपके पास नहीं, मेरा सीधा कहना यहाँ पर यह है कि ये हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। ये नरेटिव के सामने नरेटिव तब चलता है जब प्रजा उसको सुन के उसका चुकादा दे, मतों के द्वारा इसका जवाब दे। मगर हम देखते आ रहे हैं कि हर एक जगह पे जहां आप श्रावण के महीने में जाके हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली की बात करते हैं तो उसका सामने जवाब मिल जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जो वो खाली परिवार की महिलाओं को टिकट देते हैं, फिर वो अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, तो वो बात वो न करे। हम भाषण नहीं देंगे। आज अंतिम दौर का अंतिम चुनाव चल रहा है। लोगों ने नैरेटिव्स को तो सुन लिया है भैया, वो हो गया। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि प्रजा ने क्या स्वीकारा और क्या नहीं स्वीकारा और क्या होगा। एब्सोल्युटली हम बात करेंगे उसकी बात। एब्सोल्युटली राकेश जी, प्रजा ने क्या स्वीकारा क्या नहीं स्वीकारा? बहुत तेजस्वी ने जॉब के बड़े वादे किए, मछली भी खा ली, मां से महिला, ये सब हो गया सर, मंगलसूत्र हो गया, वो जनता ने अब बता दिया है। और तभी लिए मैं इसके साथ ऐड करूंगा जिसमें 2 चीजें। मोदी जी ध्यान मुद्रा में चले गए, पिछली बार केदारनाथ गए थे, इस बार कन्याकुमारी है विवेकानंद रॉक पे, और एक बार फिर क्या ये सेल्फ गोल है सनातन पर स्ट्राइक कि देखिए ये तो सिर्फ राजनीतिक जो है तमाशा करने चले गए मोदी। देखिए सचिन, पिछली बार की बात जहाँ तक करें, आपने देखा था कि जब केदारनाथ प्रधानमंत्री गए थे तो आप परिणाम देखा था आप किस तरह से और अभी भी कन्याकुमारी गए हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ये पूरी तौर पर आश्वस्त है। और एक बात जो बिहार की बात आपने कही कि बिहार में जो स्थितियां तेजस्वी की रैली की मैं बात करूंगा। पिछले विधानसभा में जब मैं उनको नज़दीक से कवर कर रहा था, गया में हमें इंटरव्यू दिए, उन्होंने बुलाया, तो उनकी जितनी रैलियां मैंने कवर की, इतनी संख्या, भारी संख्या में लोग में आते थे, लेकिन परिणाम आपने देखा कि किस तरह से। तो देखिए, एक नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत बड़े फैक्टर हैं, 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उससे ज्यादा की बड़ा फैक्टर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये जो चुनाव जो देख रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी एक वही बड़ा चेहरा है जो कि बीजेपी को पूरी तौर पर, और जो उनकी नीतियां हैं, नीतियां की बात इसलिए मैं कर रहा हूं
कि जो 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज वाला जो है घर की जो स्कीम है, ये लोग जो हैं काफ़ी इससे लाभान्वित हैं। और वे पहले दूसरे तीसरे चरण तक लोग कैमरे पर आकर नहीं बोलते थे सचिन, लेकिन अब सीधे तौर पर बोल रहे हैं। नहीं और वो उसका जो है वो उसमें चाहे वो कोई अब उसमें ऐसा तो है नहीं कोई जाति, उसमें ऐसा तो है नहीं कोई धर्म, उसमें चाहे आयुष्मान है, चाहे वो उज्ज्वला है, तमाम चीज़ें हैं। नरकुट भार्गव जी, अब तो जनता ने बता दिया या जनता ने बिल्कुल एकदम अंतिम राउंड में मूड बना लिया और ईवीएम में किस्मत कैद कर दी। अब यहाँ पर जो नतीजा होता है, तीसरी बार 2024 की टर्म में अगर आते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके का रिकॉर्ड होगा प्रधानमंत्री का अपने चेहरे पर, अपने बलबूते ये चुनाव लड़ना और जीतना, इसे कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी इस चुनाव में एक महानायक के रूप में उभरे। जो सिनेरियो पूरा अक्रॉस द पैन इंडिया हमने देखा, और ये निश्चित ही ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही था, और वो काफ़ी हद तक अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस चुनाव में जो मुझे समझ में आ रही है कि एक राज्य में करीब 50% हो रहा है, तो एक राज्य में 80+ भी हो रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मतदान करके कुछ अलग प्रकार का संकेत भी दे सकती है। इसलिए हमें एग्जिट पोल तक और उसके बाद जो 4 तारीख को नतीजे आना शुरू होंगे उस तक हमको रुकना चाहिए। और निश्चित ही ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए 6ठे और 7वें राउंड तक आते आते। निजाज से बात है, बहुत दिलचस्प। सचिन, हमने मुद्दों की बात की, हमने नैरेटिव की बात की, लेकिन ऑडियंस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित सुनील दत्त जेटली जी। जेटली जी, मैं चाहूंगी आप माइक ले लीजिए। और देखिए 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, आज एग्जिट पोल है। जेटली जी, हम चाहेंगे आप बताइए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का समय कैसा चल रहा है, उनके पक्ष में क्या नतीजे जाते नजर आ रहे हैं? जी ऐसा है जी, मैंने अपना ज्योतिष के मुताबिक प्रेडिक्ट किया है कि केंद्र में भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 338 सीटें मिलने के योग है। आप थोड़ा सा माइक ऊपर कर सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 338 सीटें मिलने के योग है। भगवान राम जी की कृपा से भाजपा को 44 सीटों का अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। ठीक है, जेटली जी ने राम जी का चूंकि जिक्र किया, अब सचिन मैं चाहूंगी कि राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर इस बार रहने वाला है, ये राकेश जी से हम पूछ लेते हैं। राकेश जी, चूंकि पिछले चुनावों में ये मैनिफेस्टो का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, वोटर्स के दिमाग में क्या इम्पैक्ट, जब वोट डालने के लिए गए होंगे तो क्या दिमाग में रहा होगा कि भाई सदियों का इंतजार जो बीजेपी की सरकार में, इस शासन में पूरा हुआ है, तो क्या एक वो फैक्टर जाएगा मोदी के पक्ष में? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का जो मसला था, उसको लेकर जितना लोग उम्मीद कर रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उनका साफ तौर पे आलोक जी से भी बात होती थी, अरविंद जी से भी बात होती थी, लेकिन जो उम्मीद थी उसको उस तरह से फायदा बीजेपी को नहीं मिला। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नीतियां रही हैं, जिस तरह से उनकी योजनाएं रही हैं, जो आम जनता तक पहुंची है, और प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा हैं, और प्रधानमंत्री के नाम पर ही जो बीजेपी को जितना फायदा हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। और नरेंद्र मोदी इस चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे और एक सहयोगी जिस तरह से बात कर रहे थे, तो एक बड़े महानायक के रूप में उभरेंगे। और प्रधानमंत्री जो कन्याकुमारी में जो साधना में लीन है, तो उससे कुछ निकल कर आएगा। और आप देखेंगे कि जो मोदी वो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो देखिए वो तमाशा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सब कहने के बावजूद आलोक जी, अगर यहाँ पर फिर भी एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पीएम अगर आते हैं, वो हमने जवाहरलाल नेहरू वाला एरा तो देखा नहीं, वो जो कमाल, उसके बाद इंदिरा गांधी का काल, और यहाँ पर अगर जिस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आता है, जिसे कहा जा रहा है कि देखिए ढकोसला कर रहे हैं, कैमरा लेके गया और तमाम चीज़ें हैं, तो कितना बड़ा हम ये कह सकते हैं, कितना बड़ा चेहरा व्यक्ति विशेष के रूप में आप देखते हैं मोदी बनकर उभरेंगे 2024 में तीसरे टर्म? देखिए सचिन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के लोग ही नहीं, विदेशों में भी जो लोग हैं, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान, जो हमारा बड़ा जिसको कह सकते हैं विरोधी, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, कई बार आज भी व्यापार उनसे चलता रहता है, चीन से तो खास करके, वो भी मानते हैं कि मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है और प्रधानमंत्री के नाते हुआ है,
विश्व के एक बड़े नेता के नाते, जैसे पहले खाली हम अमेरिका की तरफ देखते थे, रूस की तरफ देखते थे, उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी ये ठीक है कि कई लोग असहमत हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपने इंदिरा गांधी, हमने नेहरू तो मैंने भी नहीं देखा, मतलब बचपन में रहे तो हमने तो उनको नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी को फॉलो मैंने तब से किया दिल्ली में भी और देश में। इस दृष्टि से उससे कुछ चूँकि एक तो दूसरा इतने बड़े व्यापक हमारा मतदाता हो गया, इतना बड़ा दुनिया से हम अपने आ गए, हमारा आधुनिकीकरण हो गया, हम न्यूक्लियर पावर हो गए, और नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से G20 अभी किया, तो आप मैं इसलिए मानता हूँ कि ये व्यक्तित्व बना। लेकिन मैं आप इससे पहले जो सवाल था उसको भी जोड़ना चाहूँगा। राम मंदिर, राकेश जी वैसे कह रहे हैं कि नहीं उसका असर, ये तो देखिए महिलाओं में जो असर हुआ है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की महिलाओं में मोदी फैक्टर तो है ही, वो तो वजह होता है किसको चुन रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो जोड़ने का काम है वो भी मंदिर ने किया है, जो मुझे लगता है, जबकि कई बार इतना भावुक नहीं होता है, जो आपने इंदिरा मैया, जैसे इंदिरा या जयललिता को अम्मा कहते थे, मोदी का फैक्टर उस तरह से परिवार के रूप में अलग है, जो उन्होंने दिया उससे और ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ, वो भी एक कारण है। फिर वो कहते चलो भगवान ने दिला दिया, उन्होंने राम भी दिलाया और रोटी भी दिलाई। इसका भी महत्व इस चुनाव में उनके व्यक्तित्व को पुराने सारे प्रधानमंत्रियों से, अटल बिहारी वाजपेयी से भी आगे करता है। मेरा ऐसा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हमारे साथी असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आपके सवाल का जवाब तो ये है कि उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को, उनके अपने अपने वो रहे हैं, न्यूक्लियर तो अटल जी ने किया, नरसिंह राव ने लिबरलाइजेशन किया, उन सब का अपना योगदान है। नेहरू ने आधुनिक एक नया भारत बनाने की सोचा। आप डिनाई कर ही नहीं सकते, मैजिकल जो एनिग्मा और मैजिकल जो करिश्मा और जो अपनी जो छवि और उनका जो करिश्मा है, जो पॉपुलैरिटी है। जी शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी बैठे, देखिए अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं एनालिस्ट यदि करता हूँ, तो यदि मोदी ही फैक्टर होता तो वो एग्जाम के टाइम में इतनी पढ़ाई क्यों करते? जो बच्चा एग्जाम में पूरी साल भर पढ़ेगा उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि 250-300 यदि किया उन्होंने रैली, और यहाँ पे कांग्रेस नहीं कर पाया, बाकी नेता नहीं कर पाए, इसका ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने 5 साल जिस तरह से पूरे देश में पद यात्रा किए, वो जितनी मेहनत कर लिए कि लास्ट में एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इतना ही उन्होंने गरीबी दूर किया होता, पढ़ने की जरूरत नहीं, यदि यही गरीबी दूर किया होता तो 80 करोड़ करोड़ लोगों को अरे सर जी एग्जाम हमने भी दिए ना बोर्ड के, लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते, लास्ट टाइम तक दुख दुखी होती है। पिछली बार जितना नंबर होता है, पिछली बार, अरे सर पिछली बार जितना नंबर आया होता है ना, उससे कहते हैं कि भैया थोड़ा सा इंप्रूव कर दो, वरना पापा से पिट्टी लगेगी, वरना मम्मी वो कर लेगी, वरना साइकिल नहीं मिलेगी, वरना मोटरसाइकिल मिलेगी। आप करे आराम से बैठ जाते। ठीक है हिमांशु जी, तो एक लास्ट में सर मैं एक जवाब देता हूं। यदि 80 करोड़ यदि लोग 2014 में भी लोग फ्री का अनाज खा रहे हैं और 2024 में भी 80 करोड़ खा रहे हैं, इसका मतलब कि यदि मोदी जी का यदि जीडीपी ग्रोथ ये 80 करोड़ से घर के 50 करोड़ हो जाता, 30 करोड़ लाभान्वित होते, तो मुझे नहीं लगता है सर। अब तो ये लेफ्ट वाला नैरेटिव छोड़िए ना, अब तो लेफ्ट वाली चीजें छोड़िए। अरे सर फ्री का अनाज खा रहे हैं सर, फ्री का अनाज देश के अंदर कोई नहीं खा रहा, और सब जनता बराबर है सर। भाई रोजगार दे दो ना, रोजगार दे दो। क्या भैया आपने जल नल शौचालय कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जल नल कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। यदि आदमी के पास 1.5 लाख रुपया होगा, 1 लाख की नौकरी होगी, तो वह अनाज लेने नहीं जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की आप बात करते हैं और आप बीजेपी निर्भर, मोदी निर्भर पर बात करते हैं। के बाद जिस वक्त एग्जिट पोल आएगा, आप अगर देखेंगे, और यहाँ पर जैसे ये पंडित जी भी बता रहे हैं, चलिए ठीक है, आप यहाँ गृह नक्षत्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? पिछली बार की टैली से भी अगर 40+ वो बीजेपी को दे रहे हैं, अगर 370-80 के बाद दे रहे तो आपका नैरेटिव तो फिर मध्य प्रदेश में यही आकलन जो है, राजस्थान में फेल हुआ, मध्य प्रदेश में फेल हुआ, छत्तीसगढ़ में फेल हुआ, उस पर क्या बोलेंगे? यही आकलन था ना। फेल तो आपका राजस्थान में भी हुआ, स्टेट्स में फेल तो मध्य प्रदेश में भी हुआ। हाँ, तो क्या ये भी फेल हो सकता है? ये भी फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब कह दीजिएगा, तब कह दीजिएगा कुछ जल नहीं था, नल नहीं था, फ्री का खाना था, इसलिए हो गया। अरे भैया मैं पहले कह चुका हूँ, अभी ये भाषणबाजी नहीं चल रही है सर। ये भाषण नहीं है, लोगों को जो चाहिए उस पर लोगों ने वोट डाल दिया है। अभी वोट नहीं लेने हम लोगों से, बस अभी हम सीधी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जो मिलेगा वो देखेंगे, और 80 करोड़ लोगों को जो वो दे रहे हैं
वो इनके जमाने में, कांग्रेस और लेफ्ट के जमाने में अनाज सड़ जाता था। गोदाम ना होने की वजह से जो अनाज सड़ जाता था और उसे हम फेंक देते थे, और आज हमारे भाई वो ले रहे हैं तो अनाज खा रहे हैं, कह रहे। इफ दिस इज योर पॉलिटिकल व्यू, यू विल नेवर सक्सीड इन अ कंट्री कॉल्ड भारत। तो सारे सरकारी दूसरी point है, रेल अरे भैया, ये क्या गैस मुंह सेल कर सब रहे क्यों हैं? बेच दिया? यदि क्या आपको मुंह यार कर रहे हैं? आपने क्या नहीं बेचा? सरकारी जितने भी ये संस्था क्या थे, मुंह कर आप रहे हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके सक्सेस नहीं है। आप कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो बीएसएनएल को आपने जियो के लाभ देने के लिए। शर्मा जी, क्या एग्जिट पोल का रिजल्ट लीक हो गया इसलिए इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है? कोई एग्जिट पोल का लीक तो ही फिर नहीं हुआ। आराम से रहिए ना, मुद्दे हो चुके हैं, जवाब जनता नहीं, दे अभी चुकी भी है, 2 घंटे EVM बचे हुए हैं। हाँ ये सर, 2 घंटे बहुत सारे 5% 10% लास्ट मैं का कह रहा जो हूं होता है यही ये 2 घंटे दिशा तय करता है मैं बीएम कह रहा हूं, कुर्सी चल का। ठीक, मैं कह रहा हूं ठीक है, ये 2 घंटे बहुत है, इसलिए मैं कह ही नहीं रहा, नंबर पर तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा कि 2 घंटे जो है 400 पार से रोक लेंगे या 2 घंटे जो है विपक्ष को 400 पे ले जाएंगे, मैं कह ही नहीं रहा। आपके मुद्दे चले नहीं चले, अब ठीक है, तो मुद्दों पर तो हम बात कर ही रहे। ठीक है, हिमांशु जी चैनल, उसके बाद अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिस इज अ टिपिकल लेफ्ट लिबराल्डो वे ऑफ फंक्शनिंग। जहां काम नहीं हो, जहां उनको पता चले कि हम नहीं कर सकते, वहां उसको डिसरप्ट कर दो। दिस इज व्हाट दे शाउट, दे फाइट, दे गो ऑन द स्ट्रीट, पेल्ट द स्टोन्स। ये करके ये देश को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए शायद राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो 4 जून के बाद देश में क्या होगा आप देख लो। अभी हम तो कुछ नहीं बोल रहे उसके बारे में। तो फिर हम विपक्ष के सीधा सारे बोल रहे हैं। विपक्ष के सारे एक नेता सेकंड। को आप अपने शामिल कर रहे हैं। यदि आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था 400 पार का, आपने इतना ही काम किया, तो क्या आपके जो 20 साल से जो आपके नेता जो कार्यकर्ता जो झंडा उठा के आपकी सेवा कर रहे थे भाजपा को ऊपर उठाने के लिए, आप उन्हीं को लात मारकर अपोजिट पार्टी के भ्रष्टाचारी, जिसको आप भ्रष्टाचारी एलिगेशन लगाते थे, उसको अपने पार्टी में शामिल करते हैं। जिताऊ नेता के आपके पास नहीं था ये क्या? आप पूछते राहुल गांधी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, मैंने उस वक्त पूछते, रमेश जिंदाल, इन सबसे पूछते, वहां साथ बैठ के पूछते राहुल गांधी ने वक्त दिया नहीं दिया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। अरविंद जी, एक नैरेटिव, एक मुद्दा, अब तो सिर्फ 2 घंटे के करीब का चुनाव रह गया, 2 घंटे 3 घंटे के करीब का, आप इसे ओवरऑल तरीके से मैं ऐसे देखूं कि राम मंदिर चला नहीं चला, लेकिन राम मंदिर को नकारना एक तरीके से कि जल्दबाजी में बना दिया, अधूरा है इसलिए नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक व्यक्ति विशेष इवेंट था, मछली श्रावण वो एक अलग चीज़ थी, से लेकर के मोदी की गारंटी और योजना, तमाम चीज़ें पहुंचना और जाति तक इन चुनावों को लेकर के आना, और फिर उसके बाद और मेहनत के साथ जनता को दिखाना कि देखिए पिछली बार से तो मुझे नंबर थोड़ा एक्सीड करना ही है। आप फिर इसे ओवरऑल सम अप होते हुए कैसे देख रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी की खूबियां और खामियां जो भी हों आप उसको मानिए, उसमें ये है कि चुनावी वायदे आप जो करते हैं अगर आप उनको पूरा करते हैं तो उसका क्रेडिट तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको नया वोटर नहीं मिलता है। चुनावी वायदों पे तो नया वोटर मिलेगा, जो वायदे पूरे हो गए उनके बेसिस पे वोट नहीं मिलेगा। राइट टू फूड कांग्रेस ले आई तो उससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसी कानून का हवाला दे के या कोरोना के समय जब राशन देना शुरू किया तो उसका लाभ उनको मिला। तो राम मंदिर ने कहीं फ़ायदा किया हो बीजेपी को, अब नए सिरे से नया वोटर ले आया हो, मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये हुआ है कि जिन लोगों पे रंग था बीजेपी का या राम का, वो ज़्यादा गाढ़ा हुआ है और वो पक्के वोटर हुए हैं। और एक अजीब किस्म की चीज़ होती जा रही है, दिखाई दे रही है अभी, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में वो ख़ास तौर से दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा सवर्ण समाज बीजेपी का सपोर्टर हो गया है। सवर्णों में टूट लगभग दिखाई नहीं दे रही है। उसके पैरेलल डिस्कोर्स जो उठा है जाति जनगणना और जाति का, उसने इस चुनाव को ज़्यादा रोचक बनाया है। और जैसे जैसे चुनाव ख़त्म होने की तरफ बढ़ा है, इसका जोर बढ़ता गया है। और इसका मतलब ये है, पिछली दफ़े बिहार में 39 सीटें आई हैं बीजेपी एनडीए को, बिहार में जाति का बहुत हिसाब है। इसके बावजूद 39 सीट आने का मतलब था कि पिछली बार बिहारी समाज ने जाति भुला दिया था, जाति भुला के उसके बाद वोट दिया था, तभी 39 सीट किसी को आ सकती है, उसके बगैर नहीं आ सकता। इस बार वो जाति का डिस्कोर्स हर जगह पहले से ज़्यादा लाउड हुआ है
और जाति का डिस्कोर्स जब लाउड होगा, जब ऊपर आएगा, तो कास्ट का डिस्कोर्स नीचे, कम्युनल डिस्कोर्स नीचे आएगा। तो इसलिए राम मंदिर बना, उसके अपने वोटर पक्के हुए, लेकिन उससे कहीं नया ध्रुवीकरण हो जाए, नया वोटर आ जाए, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है उन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे भी जहां हिंदू मुसलमान पे ही वोट होते रहे हैं इतने दिन तक, पिछली बार भी और इस बार भी। इवन उत्तर प्रदेश में भी जिन जगहों पे मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और एक तरह से प्रधानमंत्री सीधा मुसलमानों को बैरी बता रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री होके भी सर, वो भी उनको तो एक जवाब दिया गया ना। घुसपैठिया- अगर प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हीं के चेहरे पर वोट जो है दिया जा रहा है, लड़ा जा रहा है, वो सबसे बड़ा ही चेहरा है, तो फिर अगर उन पर अटैक करके किया जाता है कि भैया ये तानाशाह या फिर तमाम चीज़ें, या करा गया, देखिए संविधान की कॉपी लेके अगर कह दिया जाता है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान कमेटी ने भी तमाम चीज़ें, संशोधन होते रहते हैं, भाई संविधान खत्म ही कर देंगे अगर ये आ गए, और ऐसा है कि फिर उसके बाद ये कह देना कि धर्म विशेष के आधार पर जो है आरक्षण की बात कर देना, तमाम चीज़ें, तो मतलब एक तरीके का झूठ। और फिर उस झूठ को बताने के लिए अगर जो उनका सबसे बड़ा कैंपेनर है, जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो जवाब नहीं देगा, अब वो कहेगा धर्म विशेष के नाम पर नहीं हो सकता, अब उसने दे दिया पिछली जाति से ओबीसी में मुस्लिमों को, तो वो जवाब तो देंगे ना अरविंद सर। देखिए, एक ज़माने तक आपको सचिन पता नहीं याद होगा, नहीं आलोक जी को निश्चित रूप से याद होगा कि हमारे ये देश के सबसे बड़े लोग हैं, खासतौर से राष्ट्रपति, वो वोट देने नहीं जाते थे। वो वोट देने इसलिए नहीं जाते थे कि डेमोक्रेसी में उनकी आस्था नहीं थी, वो वोट इसलिए नहीं देने जाते थे कि उनको लगता था कि हम किसी एक तरफ वोट देंगे तो वो पक्षपात हो जाएगा, और हमको पक्षपात इस कुर्सी पर बैठ के नहीं करना है। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठेगा उसको बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारी भी आ जाती है। एडवांटेज जैसे आज वो 50 करोड़ रुपया रोज उनके सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, तो कोई सवाल उन पर ये नहीं उठा सकता। ये किसी विपक्ष को 50 करोड़ का सिक्योरिटी रोज मिलने लगेगा तो वो सवाल उठेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री होने के बहुत लाभ हैं, लेकिन बहुत सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी भी हो सकती है। बिल्कुल जाहिर है, देश का प्रमुख है अरविंद सर, और जवाबदेही और जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इंडिया न्यूज ने जो खास तैयारी की है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। शहबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और शहबाज उस टीम का हिस्सा हैं जिसने खास तैयारी की आज एग्जिट पोल को लेकर। शहबाज, हालांकि नियम अलाउ नहीं करते हैं, आप ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ संकेत देंगे किन कौन कौन से राज्य हम कवर करने वाले हैं, आज एग्जिट पोल में हमारे क्या रहने वाला है? अंजलि, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप इंडिया न्यूज़ लगातार देखते रहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज़ सबसे पहले सबसे सटीक सर्वे आपके पास लेकर आएगा एग्जिट पोल का, और यकीन मानिए इतने एग्जिट पोल आपको कोई नहीं देगा। अगर हम अलग अलग बात करें तो हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, बाकी सब लोग जिस तरह से करेंगे हम उससे बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। तो आप अपनी आंखें और अपनी निगाहें आँख कान खोलकर रखिएगा इंडिया न्यूज़ के ऊपर, और सबसे पहले आपको हम आंकड़े बताएंगे कि कौन कहां पर सरकार बना रहा है। सबसे पहले तो अंजलि हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि पब्लिक ये जानना चाह रही है इस वक्त कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है या एनडीए की सरकार बन रही है। उसके बाद हम जाएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है, और जो अलायंस पार्टनर है उनको कितनी सीटें मिल रही है। उसके बाद जो है हम जोन वाइज जाएंगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट कितना जा रहा है, साउथ कितना जा रहा है, सेंट्रल कितना जा रहा है, वेस्ट कितना जा रहा है, और नॉर्थ इंडिया कितना जा रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारी कोशिश ये है कि एक एक रीजन वाइज हम कवर करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस सीट पर कौन सबसे आगे आ सकता है, कहां पर किसको कितना नुकसान हो सकता है, उसके पीछे का एनालिसिस भी समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर किस वजह से ये वोटर इधर से छिटककर उधर जा रहा है। और अंजलि, एक चीज और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इंडिया न्यूज पर तैयारी बहुत बड़ी है, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि शाम 5:30 बजे से जो हम शुरुआत करने वाले हैं, 5 बजे से लेकर आगे हमारा जो कारवा है वो बढ़ता चला जाएगा, और लगातार हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक एक मुद्दे को कवर किया जाए। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि आपके जो इस वक्त जो मुद्दे हुए हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। देखिएगा, 7 चरण के चुनाव के अंदर हर चरण का जो मुद्दा है अंजलि, वो चेंज होता चला गया है, और जैसे भी हमारे जो पैनलिस्ट है वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि अलग अलग चरण में अलग अलग मुद्दा हुआ है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन सा मुद्दा गिरा, कौन सा मुद्दा चला है, जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। और ये जब एग्जिट पोल के हमारे पास नतीजे आने शुरू हो गए, एक तरीके से आंकड़े आने शुरू होंगे, तो उसमें ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि किन किन चीजों के ऊपर इसका असर पड़ा है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर जो मुद्दे हैं उसके बाद में किन किन चीजों को लेकर सियासत हुई है। खासतौर पर अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, उनकी मौन साधना को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, या राम मंदिर का मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, मंगलसूत्र है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो कौन कौन से मुद्दे चले हैं, कौन से गिरे हैं, ये भी समझाएंगे, किसका इंपैक्ट किस पे पड़ा है, अंजलि ये भी बताएंगे। बिल्कुल आलोक सर, एग्जिट पोल तो एक तरह का अनुमान होता है, आकलन होता है, हालांकि पब्लिक के
बीच जाकर ही डेटा जो पूरा है वो तैयार किया जाता है, लेकिन वो कितना एग्जैक्ट होता है ये नतीजे वाले दिन ही पता चलता है। लेकिन एक अनुमान लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है। आलोक सर, नर्वसनेस क्या लगता है, क्योंकि अब परीक्षा की अंतिम घड़ी है, इस वक्त दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी होंगी, सभी की निगाहें जाहिर है राजनीतिक दलों की भी एग्जिट पोल्स पर होंगी। नर्वसनेस किसकी लगता है आपको बहुत ज्यादा होगी इस वक्त? देखिए अंजलि जी, खास करके जो प्रादेशिक नेता हैं, मान लीजिए योगी आदित्यनाथ है, मैं इसलिए बड़े से शुरू कर रहा हूँ, जिनके लिए बिल्कुल माना जाता है कि योगी और मोदी के बाद उनके उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में मोदी के रहते हुए, योगी के रहते हुए कितनी सीटें लेकर के आते हैं। अभी एग्जिट पोल में हम फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, कई दावा तो लोग कई चैनल कर रहे हैं। मैं तो शाबाश इनको बधाई देता हूँ कि अच्छा है कि आप पहले बता देंगे, वरना कहेगा लोग सब जगह चर्चा हो जाएगी इंडिया न्यूज़ ने इसकी सरकार बना दिखाया। तो कुछ नया आइडिया है, वरना लोग आखिर तक इंतजार करें किसकी बन रही है, तो बता भाई बता भाई बता भाई, और बीच में आप विज्ञापन दिखा देने, दो चैनल सब दिखाने लगते हैं। तो इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि धड़कन लेकिन कांग्रेस के लिए और ज़्यादा है, चूँकि राहुल गांधी उनके आसपास जितना मैं समझता हूँ उनके सलाहकारों ने बिल्कुल कन्विंस कर रखा है, वो अंदर से उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं। ये जो है उनको झटका लगेगा जो इतना उनको गलत ब्रीफ करते रहे हैं। सबसे बड़ा झटका यदि किसी को लगेगा इस देश में तो राहुल गांधी को लगेगा। और इसके बाद जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का तो अपना 400 पार या नहीं 300, कुछ ऐसे जो ऐसे प्रमुख क्षत्रप हैं उन पर लगेगा कि इस इलाके में महाराष्ट्र में क्या हुआ। सबसे कठिन है महाराष्ट्र भी, क्योंकि वहाँ पार्टियाँ इस तरह विभाजित हो गई हैं, माने अजित पवार इधर आ गए, शिवसेना अलग टूट गई, भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर, नितिन गडकरी जी बड़े पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी जीत तो मुझे लगता है कोई शंका ही नहीं है, उन्होंने जो काम भी किया। लेकिन इसके साथ पूरे महाराष्ट्र पे क्या असर होता है उनके नेताओं का, चूंकि वहाँ चुनाव है जी। आगे चुनाव हरियाणा आपका पड़ोस में हमारे, वहाँ चुनाव है, तो ऐसी एक बड़ा दिलचस्प, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव दो कोनों पर हैं। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, मैं तो मानता हूँ कि इसमें ये भी दिखाई देगा कि इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है, ताकि विधानसभा के निष्कर्ष आ सके। तो आज का एग्जिट पोल दिखाएगा ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। इसमें महाराष्ट्र हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तो है ही, चूंकि इन राज्यों से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, और जम्मू कश्मीर इसीलिए चूंकि वहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर भी आहट बहुत ज्यादा है। हिमांशु जी, महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं? चूंकि जब 19 में लोकसभा के चुनाव हुए तो सिचुएशन पूरे तरीके से अलग थी, एनसीपी एक थी, शिवसेना पूरी एकजुट थी। महाराष्ट्र के लोगों ने क्या जो टूटी हुई शिवसेना और एनसीपी है उसे एक्सेप्ट किया होगा? क्या ये बीजेपी के पक्ष में गया होगा? क्योंकि ग्राउंड पर वहां पर अगर लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं जो परिवार और पार्टी में टूट हुई। तो क्या लोगों का एक्सेप्टेंस वहां पर हुआ होगा इस चीज को लेकर? हाँ, ग्राउंड पर मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है महाराष्ट्र के अंदर, महानगर मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर और महाराष्ट्र के बड़े शहरों के अंदर, यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ पर लोग शरद पवार के प्रति सिंपैथी नहीं है, यहाँ उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी नहीं है। उसकी वजह वो लोग बताते हैं कि जब अगला विधानसभा का चुनाव हुआ था तब शिवसेना ने भाजपा के साथ में मिलकर सिंपल मेजोरिटी बनाई थी और गवर्नमेंट नहीं बनाई, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पाटली बदलकर दूसरी तरफ चले गए और वो सरकार 2.5 साल तक चली। और फिर आप भाजपा को दोष दोगे कि इन्होंने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, इन्होंने शिवसेना की पार्टी को तोड़ा, तो ये बात तो गलत है। एक आम आदमी बहुत सयानी तरह से ये बात को समझता है, मगर इस चुनाव के अंदर मैं ग्राउंड पे जो देखा वो आपको बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि कई शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट करने के लिए गए हुए लोग धनुष बाण के ऊपर थप्पा मार के आ गए, जबकि ऑफिशियल शिवसेना और धनुष बाण का सिंबल तो इस बारी एकनाथ शिंदे के पास है। बारामती के अंदर ऐसा एक किस्सा हुआ है जहां पर ओरिजिनल एनसीपी जिसका सिंबल घड़ी है, वो घड़ी अभी आजकल अजीत पवार का सिंबल है, तो अजीत पवार की पत्नी के लिए थप्पा मार के आ गए, शरद पवार के लिए नहीं। तो ऐसी घटनाएं हुई है, ये बात का आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के जो नतीजे आएंगे, मैं आपको आंकड़ा दे दूं तो 38 से 40 नहीं। पोल पंडित जो हैं वो सबसे ज्यादा जो
हैरान करने वाले जो स्टेट्स बता रहे हैं वो एक तो दिखा रहे हैं कि देखिए जो बाजी पलट देगा वो महाराष्ट्र पलट देगा, वो किस तरीके से, हालांकि 24 से नीचे के 24 तो ऑलरेडी वो दिखाते हैं कि 24 से लेकर के 26 तक, 24 तो वो ऑलरेडी जब साथ लड़े थे वो तब भी आए हुए थे, वो बीजेपी मेजॉरिटी के साथ आई थी। और दूसरा जब वो कहते हैं कि बंगाल में जिस तरीके का सीन आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बदल देगा, वो करेगा, तो बंगाल में ऑलरेडी जो है बीजेपी जो है, भले आप विधानसभा चुनाव का मार्जिन देखें या लोकसभा चुनाव की सीटें देखें, ऑलरेडी गेन करने के मोड में, उस पर खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो उस लिहाज से तो मतलब आप प्लस ही दे रहे हैं ना, मतलब आप अगर मैं वो एक फिगर की बात करूं उस लिहाज से तो आप कहीं ना कहीं उस फिगर को प्लस ही कर रहे हैं, माइनस तो नहीं कर रहे ना। माइनस नहीं कर रहे, नहीं, मैं तो उल्टी गिनती गिनता हूं। अभी जब चुनाव की बात करें, हम सेफोलॉजी की बात करें, मैं उल्टी गिनती गिनता हूं। आप मुझे गिन के बताइए 4 स्टेट ऐसे जहां पर कांग्रेस डबल डिजिट को पार करेगी। पिछले बारी कितनी की थी? 1 केरला और 8 सीट पंजाब। दैट वाज कांग्रेस कोर स्ट्रेंथ। कांग्रेस की 52 सीटों में से 16 सीटें केरला से आई थी, 8 सीटें आई थी पंजाब से। आधी तो 2 स्टेट में हो गई उनकी। और कितनी सीटें? 80 सीट वाले एक स्टेट के अंदर। मैं वही कह रहा हूं ना, यही करिश्मा, महाराष्ट्र का करिश्मा, बंगाल का करिश्मा, फिर उसके बाद पंजाब की 13 की 13 सीटों का करिश्मा। ये तो वो कह रहे कि 100 सीटों के पार ले जाएगा कांग्रेस को, मतलब। लेकिन बीजेपी को अगर वो आप गेन करवाने, कहां से कांग्रेस को 100 के पार फिर आप लेके जा रहे हैं? देखिए, अब यही जो कांग्रेस की रणनीतिकार हैं वही मानकर चल रहे हैं सचिन कि इसमें उनको गेन होगा, लेकिन धक्का यहीं पर लगने वाला है। अगर आप जो महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, आप पंजाब की बात करें, देखिए उड़ीसा जहां पर बीजेपी गेन करने जा रही, जो मेजर गेन होगा, उड़ीसा मेजर गेन करने वाला है, वेस्ट बंगाल मेजर गेन करने वाला है। महाराष्ट्र में लॉस हो भी रहा है तो कितना लॉस हो रहा है मुझे एक बात बताइए। अगर 24 अगर देखिए जो अन्य लोगों की बातें मैं जो ग्राउंड जीरो से देख रहा हूं, तो बीजेपी के कुछ जैसे अधिकतर तो करना है कि नहीं, बीजेपी ज्यादा लूज नहीं करने जा रही है वहां पर, लेकिन लूज जहां तक कुछ लोगों का माने की एक उड़ीसा में गेन करने, उड़ीसा में बीजेपी गेन करने जा रही है, और जो हिंदी पट्टी उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, ज्यादा नुकसान नहीं है। तो फिर आप पिछली बार से तो फिर एज ही दे रहे हैं ना, एज ही दे रहे हैं। अच्छा, आप अगर साउथ की बात साउथ की बात कर लें, साउथ में तेलंगाना में बीजेपी गेन करने जा रही है। आप जो गठबंधन आपने किया है आंध्र प्रदेश में, वहां पर जो एनडीए है वो मजबूत स्थिति में है, मतलब आप सीट की मैं संख्या आपको बताऊंगा तो हैरानी होगी, ये हम थोड़ा सा इंतजार हम लोग कर ले। नहीं, लेकिन सीट पर हम बात लेकिन सचिन ये सीटें हैं आपको देखने को मिलेगा। और कर्नाटक को लेकर लोग तमाम जो कुछ जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जो मैं 3-4 दिन पहले मैं गया था 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस के रणनीतिकार वो अपने अलग कर्नाटक भविष्य बदल देगा, तो लेकिन जमीन पर ऐसी स्थिति नहीं है। बीजेपी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है। शर्मा जी, मैं देखिए थोड़ा सा देखिए, सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे भारत इसी के लिए जाना जाता है। और डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है, जिस तरीके से 14 में 19 में विपक्ष अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा, और आज 2024 में विपक्ष पहले चरण से पहले जितना कमजोर था, जब ये डिक्लेरेशन हुआ था, फिर बाद में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता गया, विपक्ष उसी तरह मजबूत हुआ। आज मोदी जी को भी इस चीज को मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो मजबूत होता है, यही हमारे देश की। आप क्या चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच हो? नहीं, 14-19 में हुआ, मैं मान गया, हो गया। लेकिन आज के डेट में यदि मेरा आंकड़न स्टेट वाइज देखा जाए तो बिहार में लॉस हो रहा है, महाराष्ट्र में लॉस हो रहा है और कर्नाटक में लॉस हो रहा है। जो प्लस जो गेन कर रहे हैं, जहां से आप बता रहे हैं, वो तो अकेला कर्नाटक उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे कोई जब प्रचंड बहुमत था, जब देश में एक मोदी की लहर जब प्रचंड बहुमत पे थी, तब जाकर जब वो 303 सीट लाए, तो मैं कैसे मान लूं कि इस बार तो मुद्दा इतना ज्यादा, विपक्ष भी हावी है, मुद्दा भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और कैसे क्लीन स्वीप। ये देखिए आकलन जहां तक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7वां फेज जो है वो मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, अगर आप ये लॉस करवा रहे हैं तो वही फिगर्स को आप बिहार में कम से कम 18 लॉस कर रहे हैं बिहार में,
क्योंकि वहां पे तेजस्वी का जो बेरोजगारी और जो रोजगार का जो उसने अच्छा जो ठीक किया है, आप और वहां वहां पे- वो फिर मुद्दों पे मत आइए। आपने नहीं, गिनवा दी नहीं, जहां जहां लॉस सत्ता- कर रहे हैं, देखिए, लेकिन आप ये भी मान रहे हैं बीजेपी नहीं हार रही है, बीजेपी नहीं हार रही है। नहीं बिहार में फिर आप बीजेपी नहीं हार रही अरे है, ठीक है वहां सर, पे आपने जदयू हार रही है, बिहार, उनके महाराष्ट्र, सहयोगी हार रहे हैं। कर्नाटक, नहीं ठीक है, हमें भी चाहिए। बिहार महाराष्ट्र अगर इतना कर्नाटक टाइम गिना दिया इनको ना, लेना है तो हमें भी चाहिए। बिहार महाराष्ट्र अरे सर, कर्नाटक गिना आप दिया ना, तो तो फिर गेन स्टेट्स भी तो है ना, वो भी तो आप साथ गिनाते हैं, तो वहीं सर, से तो बराबर कर रहे हैं। फिर आपका बीजेपी नहीं साइकोलॉजी हार रही है, जाता है, मेरा मेरे को ये आकलन नहीं समझ में से आता। बीजेपी नहीं ठीक हार रही है, उनके हिमांशु जी, सहयोगी हार रहे अच्छा, हैं। मैं तो सीधी जदयू बात हार रही है। करूंगा, मैं तो सीधी बात करूंगा। 37% वोट शेयर बीजेपी का अकेले का था 2019 के अंदर। कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? मार्क्सवादियों का वोट शेयर कितना था? आरजेडी का वोट शेयर कितना था? 35% प्लीज में अभी आप बीच में मत बोलिए। 35% अभी यार ये भाई ये साहब, डिबेट थोड़ा ना ये चाहिए। डिबेट नहीं शर्मा करनी। जी, शर्मा जी, ये चुनाव डिबेट हो नहीं गया, करनी। चुनाव हो गया, नहीं चुनाव करना हो गया, आपको। हो गया, हो गया, हो गया। पानी यहाँ पीजिए, हमें पानी, मतदान भी नहीं करना है। पानी थोड़ा पानी यहाँ हमें पीजिए, मतदान भी नहीं करना है। चुनाव पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। आरजेडी का वोट शेयर कितना था? आधे गठबंधन वाले आपका वोट शेयर कितना था? इन सबको आप मिला लेंगे, इन सबको आप मिला लेंगे, और फिर ये लोग बोलेंगे कि हमें देश के 64 लोगों ने, आप 64% लोगों ने आपको मत नहीं दिया। इसके सामने मैं ये कहूंगा 2024 के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 8% तक बढ़ेगा। ये मेरा आकलन है। इसके साथ में जो सीटें आई थी, इसमें अबाउट 10% सीट्स विल बी गेन। उनकी जो स्ट्रेंथ थी 303 की, उसमें 10% गेन। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। और जिस वक्त इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होनी थी, राकेश आप मेरे साथ बैठे हुए थे, उस वक्त पीएम, हालांकि उस वक्त अपना अब इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं किया था, उस वक्त पीएम 3 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर थे। मतलब दक्षिण को साधने का जो जिसे क्या कहते हैं, उसके बाद तो दक्षिण के तमाम दौरे लगे, तमिलनाडु है ना, और अन्नामलाई जो है उसकी तारीफ और तमाम चीज़ें लेकर के आए। तो मतलब एक चीज़, एक स्ट्रेटजी थी उनके पास जो है साउथ में जाने की। उनको मालूम था कि अगर कहीं से लॉस हो रहा है तो हमें गेन कहाँ से करना है। छोटा सा ब्रेक, तो ये पैनलिस्ट, तमाम बड़ा पैनलिस्ट जो है हमारे साथ मौजूद रहेगा। छोटा सा ब्रेक, वापस